देयर इज ए स्पेशल प्रोविडेंस इन फॉल ऑफ स्पैरो। यदि एक कहीं चिड़िया भी गिरती है तो उसमें गॉड की मर्जी होती है। बिना गॉड की मर्जी के कहीं पत्ता भी नहीं हिलता। ऐसा मेरा नहीं, ऐसा हैमलेट का मानना है। गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी, माय नेम इज गौरव शर्मा एंड आई वेलकमिंग योर लिटरेचर अड्डा। आज का जो हमारा टॉपिक है वो ड्रामा है और शेक्सपियर साहब द्वारा रचित यह ड्रामा है ना। तो आज हम बात करेंगे हैमलेट के बारे में। जितने भी जरूरी बिंदु हो सकते हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हम उनको लेके बात करेंगे। सुनिए सर, पहली बात तो ये टाइटल जो है हैमलेट है ना। ये हैमलेट टाइटल कहीं ना कहीं से ये इन्फ्लुएंस तो जरूर हुए होंगे, तब जाके ये टाइटल शेक्सपियर ने अडॉप्ट किया। कुछ रिसर्च स्टडीज में ये देखा गया है कि शेक्सपियर के लड़के का नाम था हेमनेट। ठीक है, तो इससे हेमलेट बना हुआ ये, और नहीं तो फिर एक और प्ले है योर हेमलेट के नाम से, और ऐसा कहा जाता है कि शायद इसको थॉमस किड ने लिखा। किसने? थॉमस किड ने। और इवन ये भी कहा जाता है शायद शेक्सपियर ने लिखा है। तो ये डिबेटेड है थोड़ा। तो कहा जाता है योर हैमलेट को मॉडल बना के इस हैमलेट को लिखा शेक्सपियर ने। ठीक है, तो ये थोड़ा सा बेसिक इन्फॉर्मेशन जो हमें टाइटल से रिलेटेड पता होना चाहिए, मैंने पास ऑन कर दिया। अब इसका फुल टाइटल क्या है उसके बारे में हमें जरूर पता होना चाहिए। द ट्रेजेडी ऑफ हैमलेट, है ना, प्रिंस ऑफ डेनमार्क। आपसे कोई पूछ सकता है, यदि एग्जामिनर चाहेगा तो पूछेगा हैमलेट ओरिजिनली बिलोंग टू विच कंट्री, है ना। उधर नॉर्वे दे देगा, डेनमार्क दे देगा, है ना, ग्रीनलैंड दे देगा, और दो एक ऑप्शन बना के आपको वो दे देगा। तो ये डेनमार्क है, हमें बिल्कुल भी नहीं भूलना है। ठीक है, ऑथर हमें पता है विलियम शेक्सपियर है। अब थोड़ा सा आप इसके कंपोजिशन के बारे में जान लीजिए। ये 1599 से 1601 के बीच जो है इसको कहा जा सकता है प्रेजेंट किया गया था स्टेज पे। उसके बाद में ये पहली बार पब्लिश हुआ था 1603 में, है ना, फर्स्ट क्वार्टो कलेक्शन में। ये जो पहला कलेक्शन है विलियम शेक्सपियर द्वारा जितने भी ड्रामा लिखे गए थे ना, उनमें से बहुत कम ड्रामा इस कलेक्शन में थे, और ये शुरुआती कलेक्शन है विलियम शेक्सपियर का जिसमें हैमलेट देखने को मिलता है ना। उसके बाद में सेकेंड क्वार्टो में जो कि आता है 1604 1605 में। उसके बाद में ये जो आप कलेक्शन देख रहे हैं, ये ये बहुत जरूरी है कि जितने भी शेक्सपियर ने वर्क्स लिखे हैं वो सारे वर्क्स इसके अंदर हैं। फर्स्ट फोलियो के 1623 में इसको पब्लिश किया गया, और इसको पब्लिश कराया जो एक्टर्स ने, हेमिंग कॉन्डर। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए, दो एक्टर्स हैं। तो ये थोड़ा इन्फॉर्मेशन दे दी मैंने आपको जहाँ वर्क को पब्लिश कराया गया। अब थोड़ा इसके जॉनरा के विषय में बात कर लेते हैं। ट्रेजेडी ऑल्सो इंक्लूड्स एलिमेंट्स ऑफ रिवेंज, है ना, फिलोसफी, पॉलिटिकल ड्रामा। रिवेंज जैसे कि लाइटस अपने पिताजी का और अपनी बहन का बदला लेना चाहता है हेमलेट से, वहीं हेमलेट बदला लेना चाहता है पोलोनियस से। समझ रहे हैं ना, पोलोनियस, नॉट पोलोनियस, क्लॉडियस से, है ना, किंग क्लॉडियस से वो बदला लेना चाहता है। जिस अब इसकी जो सेटिंग है वो कहाँ रखी गई है, ये मेजर पॉइंट्स हैं जो हमें किसी भी वर्क को पढ़ने से पहले पता होना चाहिए, है ना। तो ये एल्सिनोर कासल में, डेनमार्क में, है ना, याद रखें। और इसके कुछ जो सीन्स हैं वो बैटल फील्ड में भी हैं, और जहाँ फोर्टिन ब्रास के साथ युद्ध होता है ये प्रिंस ऑफ नॉर्वे है।
वो आगे आपको समझ आ जाएगा, मे बी अभी आपको समझ नहीं आ रहा, डिटेल में आगे चलेंगे तब समझ। और ग्रेवयार्ड में है ना, तो ये कुछ सीन्स हैं जो रखे गए हैं। डेनमार्क जो कासल है, एल्सिनोर कासल है उसके बाहर, और दूसरा बैटल फील्ड में, और तीसरा ग्रेवयार्ड में, ये 3 जगह इसके सीन रखे गए हैं, है ना। अब हमने इसकी बात कर ली सेटिंग की, अब हम बात करते हैं मेजर कैरेक्टर्स की, है ना। हैमलेट में जो मेजर कैरेक्टर्स हैं, कैरेक्टर्स का हमेशा हमें पता होना बहुत अधिक आवश्यक है। यदि हमें कैरेक्टर्स के बारे में पता होगा तो हमें आइडिया लग जाएगा कि साइकोलॉजी क्या है कैरेक्टर की, है ना, क्या सोचता है, कैसे सोचता है। ठीक, वन बाय वन हम इसमें आगे चलेंगे। तो ये प्रोटागोनिस्ट हैं ड्रामा के, है ना। सन ऑफ क्वीन गर्ट्रुड, ठीक है। क्वीन गर्ट्रुड जो है वो हेमलेट की माँ है ना? लेट किंग हेमलेट के ये पुत्र हैं, ठीक है। जो लेट किंग हेमलेट है वही मर गए हैं ना, वो रहे नहीं। अब इसके इसके जो ट्रेट्स हैं वो क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, ये फिलोसॉफिकल है ना? सोचता है ये बहुत कुछ भी करने से पहले। इंटेलिजेंट है ना, विटी है ना, डीपली इमोशनल भी है ना, बहुत इमोशनल काइंड ऑफ इंसान है। प्रॉन टू हेजिटेशन, कोई भी डिसीजन लेने से पहले सोचता है ना, हेजिटेट करता है अपने अंकल को मारने के लिए थ्रू आउट द वर्क, ठीक है। अब इसके कैरेक्टर में कुछ कॉन्फ्लिक्ट, ये स्ट्रगल करता है ड्यूटी और मोरालिटी के बीच में। इसकी ड्यूटी क्या है, इसकी ड्यूटी ये है कि जिसने इसके पिताजी को मारा इसको बदला लेना चाहिए। लेकिन इसकी मोरालिटी बीच में जब आती है, जब किंग क्लॉडियस इसका अंकल हेमलेट का पूजा कर रहा होता है, तब ये उसको मारने का प्रयास करता है। तो इसके मन में आता है, इसके मन में मोरालिटी आ जाती है कि इस वक्त ये पूजा कर रहा है, और यदि मैं इसको अभी हंट करता हूँ तो ये हेवन में जाएगा। तो इस प्रकार की जो इसकी मोरलिटी है वो कहीं ना कहीं बीच में बाधा बन रही थी इसके रिवेंज लेने में, है ना। इसका डेवलपमेंट देखिए कैरेक्टर का। प्रिटेंड्स टू बी मैड टू अनकवर द ट्रुथ, बट हिज प्रोकास्टिनेशन लीड्स टू ग्रेटर ट्रेजेडी। पागलपन का नाटक कर रहा था थ्रू आउट द प्ले, और ये कर इसलिए रहा था जिससे ये कुल मिला के ये जानने का प्रयास कर रहा था, जो अपरिशन, जो भूत इसने देखा है कासल के बाहर, जो कहीं ना कहीं इसके पिताजी के साथ मेल खाता है, ठीक है। उस भूत ने कहा था कि मुझे तुम्हारे अंकल क्लॉडियस ने मारा, मेरे कान में सम सॉर्ट ऑफ पोशन डाल दिया, पोशन बोले तो कोई द्रव, जहरीला द्रव कान में डाल दिया, जिसकी वजह से मेरी मृत्यु हो गई, और तुम मेरी मौत का बदला लो प्रिंस हेमलेट, तुम मेरी किंग हेमलेट की मौत का बदला दो, बदला लो क्लॉडियस से, है ना। तो ये मेन कंसर्न था उसका, है ना। तो इसके लिए ये पागलपन का नाटक करने लगता है कि जिससे मैं पता कर सकूं चीजों को, है ना। और फिर यही प्रोकास्टिनेशन अंत में ट्रेजेडी को डील करता है ना, अंत में जाके बहुत सारे कैरेक्टर्स को मिला के मर जाते हैं, है ना। अब सिग्निफिकेंस के बारे में बात की जाए तो ये क्या है, ये एम्बडी करता है रेनेसा थिंकिंग मैन को, कि रेनेसा टाइम में, जो रेनेसा टाइम था वो था आपका डार्क एज के बाद का, है ना, एलिजाबेथ के पीरियड के अप्रोक्स मान लीजिए। टॉर्न बिटवीन एक्शन एंड कंटेम्पलेशन, ये डिवाइड हो रखा है, इसकी जो सोच है वो दोनों के बीच में अटकी हुई है, कि मतलब इसको लेना तो एक्शन है, इसको प्लान एग्जीक्यूट करना है, लेकिन उसको करने के बजाय ये सोचने में लगा हुआ है, चिंतन में लगा हुआ है, तो कुछ कर नहीं पा रहा, सोच रहा है। वहीं जो अदर एक और कैरेक्टर है लाइटस नाम का, है ना, जो कह सकते हैं इसका ब्रदर इन लॉ है, अपनी लैंग्वेज में शाला बोल सकते हैं। ये जिस लड़की से शादी करना चाहता है उसका नाम ओफेलिया है ना। तो ओफेलिया का भाई है ये, है ना। वहीं जो लाइटस है वो तुरंत एग्जीक्यूट करना चाहता है, इवन वो तैयार रहता है बदला लेने के लिए हेमलेट से। क्यों? क्योंकि हेमलेट ने मर्डर किया था पोलोनियस का, और जो पोलोनियस है वो पिताजी है ओफिलिया के। ओफिलिया वो लड़की है जिससे हेमलेट प्रेम करता है, ठीक है? हम कैरेक्टर्स के बारे में बात कर रहे हैं, धीमे धीमे मैं जैसे पढ़ता जाऊंगा आप समझते जाएंगे। अब इसकी फेमस लाइन है, टू बी और नॉट टू बी, पता नहीं कितने पेपर्स में पूछी गई है, मेरे को नहीं पता। ये पहली सोलिलॉकी है, ठीक है, इस वर्क की। सोलिलॉकी एक ऐसी डिवाइस है जिसमें जो कैरेक्टर होता है, जो स्टेज पर खड़ा होता है, वो मन ही मन में बात कर रहा होता है, और वो जो मन में बात कर रहा होता है वो ऑडियंस को सुनाई देती है, बाद बाकी उसके साथ जो कोई कैरेक्टर होता है उसको सुनाई नहीं देती। तो इस डिवाइस को सोलिलॉकी कहा जाता है। उसका इस्तेमाल इसलिए ड्रामा में किया जाता था ताकि इंसान समझ सके, जान सके कि ये जो कैरेक्टर है इसके दिमाग में क्या चल रहा है, ठीक है।
चलिए साहब आगे चलिए। अब हम बात करते हैं किंग क्लॉडियस की। चलिए, ये इसके एंटागोनिस्ट हैं। एंटागोनिस्ट विलन मान लीजिए, ये मर्डरर हैं किंग हेमलेट की। किंग हेमलेट प्रिंस हेमलेट के पिताजी। असरपर ऑफ द थ्रोन, ये जो थ्रोन है उसको हड़प लेते हैं और किंग हेमलेट की क्वीन गर्टरुथ के साथ ही शादी कर ली। अब इनके कुछ ट्रेड्स देखिए, ये एम्बिगुअस है ना, बहुत चालू इंसान है, पॉलिटिकली स्किल्ड है ना, पूरी गद्दी को संभालने की कोशिश कर रहे हैं, क्वीन गर्टरुथ से शादी कर ली जिससे कहीं ना कहीं विद्रोह ना हो। ये गिल्टी हैं बट रिपेंट नहीं कर पा रहे हैं। रिपेंट इसलिए नहीं कर पा रहे हैं कि मैंने जिस गलती से इस राजपाट को प्राप्त किया है ना, और मैं इस पाप का भोगी हूं, तो इसको मैं चाहूंगा भगवान के सामने प्रे करना कि भगवान मुझे माफ कर दे, तो भगवान माफ नहीं करेगा क्योंकि मैं इसको भोग रहा हूँ, है ना, क्योंकि मैं इसको इसमें जी रहा हूँ इसलिए ऐसा। अब एक्शन की बात की जाए, किल्स हिज ब्रदर बाय पोरिंग पोसन इन हिज ईयर, है ना। ऐसा कहा जाता है कि ये जो जहर था ये हेमलॉक था, काइंड ऑफ पोशन है ना, ये जहर है, ठीक है। और शादी कर लेता है गर्टरूड से, माता है ये प्रिंस हेमलेट की। मैनिपुलेट्स अदर्स, अदरों मतलब जो और भी अन्य कैरेक्टर्स हैं जैसे लाइटस हुआ, रोजनक्रॉन्स, गुल्डस्टर्न हुआ, है ना, टू मेंटेन पावर। मतलब कुल मिला के ये व्यक्ति इतना पॉलिटिकली सशक्त था, पूर्ण प्रयास कर रहा था कि कहीं से भी गद्दी से कंट्रोल लूज ना हो, है ना, इतना तेज व्यक्ति था। इसका डाउनफॉल कैसे होता है? हेमलेट किल्स हिम इन द फाइनल डुएल, अंत में पांचवें एक्ट में हेमलेट इसको मार देते हैं ना। ये सिंबलाइज करता है करप्शन को, ग्रीड को और डिक्री ऑफ डेनमार्क, ठीक है। याद रखना है ना सिंबलिज्म, कौन किसको क्या सिंबलाइज। अब हम बात करते हैं क्वीन गर्टरूड की। ये क्वीन ऑफ डेनमार्क है, ठीक है, विडो ऑफ किंग हेमलेट है, ये भी सही बात है। नाउ वाइफ ऑफ क्लॉडियस, इन्होंने शादी कर ली किसके साथ में? अपने ब्रदर इन लॉ के साथ में, देवर मान लीजिए अपनी हिंदी लैंग्वेज में। ट्रेड्स क्या क्या हैं? ये लविंग मदर है, ठीक है, बट वीक, डिपेंडेंट एंड मोरली एम्बिगुअस। मोरली एम्बिगुअस ऐसे कि रिसेंटली ही आपके हस्बैंड साहब नहीं रहे हैं, आपने तुरंत ही एक दूसरे व्यक्ति के साथ शादी करी। डिपेंडेंट ऐसे, ये क्लॉडियस पे टोटली डिपेंडेंट है। वीक ऐसे कि इनका अपना कोई सोचना नहीं है, इनकी अपनी कोई मेंटली स्ट्रेंथ नहीं है, ये रजिस्ट नहीं कर पाए क्लॉडियस के फैसले को। लविंग मदर तो अपने पुत्र को प्रेम ही करती है, हर माँ अपने बच्चे को प्यार। कॉन्फ्लिक्ट देखिए, टॉर्न बिटवीन लॉयल्टी टू क्लॉडियस एंड लव फॉर हिम। अब चूंकि इन्होंने शादी की है क्लॉडियस के साथ में ना, तो ये कहीं ना कहीं लॉयल हैं किंग के प्रति और अपने न्यू हस्बैंड के प्रति। वहीं ये प्रेम करती हैं अपने पुत्र के साथ, पुत्र को प्रेम करती हैं वैसा। अब इनका जो फेट है वो कैसे तय होता है, क्या होता है इनके जीवन में आगे? एक्सीडेंटली ड्रिंक्स द पॉइजन वाइन मेंट फॉर हेमलेट एंड डाइज। अंत में क्या होता है, जो इसका कह सकते हैं जो रेजोल्यूशन है, डेनोमा है, एक्ट 5 में क्या होता है, अ, जो किंग क्लॉडियस है ना, वो हर तरह से पूरे प्रबंध कर देता है कि हर सूरत में प्रिंस हेमलेट मर जाना चाहिए, क्योंकि अगर ये नहीं मरा तो ये मुझे असैसिनेट करेगा। तो उसके चलते ये पूर्ण प्रयास करता है ना, जो स्वर्ड्स होती है, जो तलवार होती है, उन पर जहर लगा देता है, वाइन में जहर मिला देता है। तो वो जो जहर में वाइन या वाइन में जहर मिलाया गया है ना, वो किसके लिए था? हेमलेट के लिए, लेकिन धोखे से इसकी माँ पी लेती है, क्वीन गर्टरूड। इस प्रकार से क्वीन गर्टरूड की हो जाती है मौत। अब ये क्या सिग्निफिकेंस दिखाती है? हर हेस्टी मैरिज फ्यूल्स हेमलेट्स एंगर एंड सेंस ऑफ बिट्रायल। इसी के लिए तो बोलता है फ्रेलिटी दाय नेम इज विमेन, कि वीकनेस है ना, वीकनेस महिला का नाम है ना, कमजोर जो है वो महिला का नाम है। कुल मिला के कमजोरी को एसोसिएट करता है फीमेल के साथ, है ना। ये भी एक फेमस कोटेशन है, आपको याद रखना है ना, हैमलेट बोलता है, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं द गोस्ट, भूत के विषय में बात करते हैं।
ये स्पिरिट है हेमलेट की डेड की, किंग हेमलेट की स्पिरिट। पर्पज क्या है? रिवील्स द ट्रुथ ऑफ हिज मर्डर एंड डिमांड्स रिवेंज। ये हेमलेट से बोलता है कि मेरी मौत का बदला लो, है ना। डिबेट क्या है इस पूरे टेक्स्ट में? कहीं भी ये क्लियर नहीं होता है कि नहीं 100% ये किंग हेमलेट की ही आत्मा है, सोल। क्लियर नहीं होता है, बस इनको ऐसा अपीयर होता है, बिकॉज कह सकते हैं फेस विजुअल नहीं था। बाद बाकी जो पूरा बॉडी पोस्चर था वो आर्मर था, मतलब कह सकते हैं जो भी युद्ध के ताम झाम शरीर के ऊपर पहने जाते हैं वो सारे साजो सज्जा के साथ ये स्प्रिट थी। पर क्लियरली ऐसा विजुअल नहीं होता है कि नहीं ये पिताजी है ना। अब इनका जो सिग्निफिकेंस है भूत महोदय का ये है, सेट्स द रिवेंज प्लॉट इन मोशन, क्रिएट्स मोरल एम्बिग्यूटी। अब बात कर लेते हैं पोलोनियस की। कौन है, क्या है ये? लॉर्ड चैम्बरलेन ऑफ क्लॉडियस कोर्ट, है ना। क्लॉडियस के कोर्ट में ये लॉर्ड चैम्बरलेन है ना, कह सकते हैं हाई इन कमांड। फादर ऑफ ऑफेलिया है, ऑफेलिया वो लड़की है जिससे हेमलेट प्रेम करता है। और लाइटस जो है वो इसका भाई है, ठीक है। ट्रेड्स क्या क्या है? ये टॉकेटिव है ना, मेडलिंग है, पॉम्पस है, बट लॉयल टू द किंग। बहुत बोलता है, ये कह सकते हैं ये जो कैरेक्टर है ये शेक्सपियर का माउथ कैरेक्टर है। शेक्सपियर जितनी भी फिलोसॉफिकल बातें करना चाहता है इसी कैरेक्टर के थ्रू करना चाहता है, पोलोनियस की। पोलोनी आप इसके उदाहरण के तौर पर यदि आपको मैं खाली कोई एग्जांपल दूं तो ये अपने बच्चे से कहता है कि दोस्त किसी, यदि आप किसी दोस्त को पैसा दोगे तो पैसा भी जाएगा दोस्त भी जाएगा। समझ आ रहा है? लाइफ ऐसी है कि इसे स्पेंड नहीं करना चाहिए, जीना चाहिए, हर एक पल कीमती है ना। कुछ इस प्रकार की जो है इसकी लाइन है पोलोनियस की। तो पोलोनियस कहीं ना कहीं रिप्रेजेंट करता है डायरेक्टली शेक्सपियर को, है ना, क्योंकि वो फिलोसफीज दिखाने की कोशिश करता है। एक्शन क्या है? स्पाइज ऑन हेमलेट, ये हेमलेट के ऊपर स्पाई करता है ना। और ये मिस इंटरप्रेट कर लेता है हेमलेट की मैडनेस को कि ये पागल हुआ है प्रेम की वजह से। क्या होता है मैं आपको बताऊं, हेमलेट कहीं न कहीं शुरुआती समय में ड्रामा के में ये कहीं न कहीं इसका अफेक्शन होता है ओफेलिया के प्रति। ओफेलिया पुत्री होती है किसकी? पोलोनियस की। तो पोलोनियस जो है वो अपनी लड़की से कहता है कि हेमलेट से दूर रहना, वो किंग का लड़का है। आप समझ सकते हैं वो बहुत पावरफुल है और ज़रूरी नहीं कि वो आपसे शादी करे। शादी करे ना करे, कई तरह की विसंगतियाँ हो सकती हैं, तो इसलिए कहीं न कहीं वार्न करने की कोशिश करता है कि हेमलेट से दूर रहे। बिल्कुल साथ में जो ऑफेलिया का भाई है लाइटस वो भी सेम सलाह देता है ना। तो इस वजह से ऑफेलिया कहीं न कहीं थोड़ा-सा दूर रहने का प्रयास करती है हैमलेट के साथ, ठीक है? और दूर रहने का प्रयास करती है, उसके बाद में ही ये पूरा जो कारनामा है हैमलेट का पागलपन दिखाने का, वो शुरू हो जाता है। तो जो पोलोनियस है वो इसको इंटरप्रेट कर लेता है कि हैमलेट पागल हुआ है प्रेम की वजह से, है ना? जो वो ऑफेलिया से करता है और ऑफेलिया कहीं न कहीं उसका रिस्पॉन्स नहीं दे रही, ठीक है? अब इसका फेट, पोलोनियस कैसे मरा? किल्ड बाय हेमलेट व्हाइल हाइडिंग बिहाइंड द अरास कर्टेन, है ना। क्या होता है, ये अपनी माँ से बात कर रहा होता है। कौन? हेमलेट। हेमलेट अपनी माँ से बात कर रहा होता है, कन्फ्रंट करने की कोशिश कर रहा होता है कि कैसे आप शादी कर सकते हो इतनी जल्दी। कुछ इस प्रकार से कहता है कि आपने ऐसा डिसीजन कैसे ले लिया, पिताजी नहीं रहे, आपने इतनी जल्दी शादी कर ली, कुछ इस प्रकार की बात। और वहीं पर्दे के पीछे छुप के सब कुछ पोलोनियस सुन रहा होता है। मतलब ये वो व्यक्ति है, इंसान को पता भी ना चले ये कहाँ से सुन रहा है और जाके किंग को बता दे, ऐसी स्थिति। तो कहीं न कहीं इसको जो पर्दा होता है वो हिलता हुआ दिखता है। तो जब ये दिखता है तो ये तुरंत जाता है और सीधा तलवार मार देता है पर्दे में, है ना। तो वो क्लॉडियस को लग जाती है और इस प्रकार क्लॉडियस धराशायी हुआ। ठीक है, चलिए आगे ये रिप्रेजेंट करता है करप्ट एंड इंट्रूसिव नेचर ऑफ क्लॉडियस को, है ना। कैसे पर्सनल स्पेस में ये लोग होते हैं जो एस्पोइज करते हैं। अब हम बात कर रहे हैं ओफिलिया की, डॉटर ऑफ पोलोनियस, ठीक है।
सिस्टर ऑफ लाइटस, है ना, लव इंटरेस्ट ऑफ हैमलेट, ये तीनों बातें हमको पता है। ट्रेट क्या है? इनोसेंट है, बहुत मासूम है। ओबीडियंट है, अपने पिताजी का अपने भाई का कहा मान जाए। इनोसेंट भी है। फ्रेजाइल भी है ना। जब कहीं ना कहीं हैमलेट इसे रिजेक्ट कर देता है, जस्ट कहता है कि तुम कॉन्वेंट में चली जाओ, नन बन जाओ, है ना, मैं मतलब रिजेक्ट कर देता है इसको, दैट आई डोंट लव यू, समथिंग लाइक दैट। फॉट बिटवीन लॉयल्टी टू फादर एंड लव फॉर हैमलेट, ये भी कहीं ना कहीं द्वंद्व में फंसी हुई है, बीच में फंसी हुई है। कॉन्फ्लिक्ट क्या है इसके जीवन का? ये मैनिपुलेट हो जाती है पोलोनियस, है ना, और क्लॉडियस को के कहे जाने पर ये हैमलेट का टेस्ट लेने जाती है, और हैमलेट को ये बात पता होती है कि कहीं ना कहीं मुझे ईव्सड्रॉप किया जा रहा है, मुझे सुना जा रहा है पर्दे के पीछे से, तो वो डायरेक्टली इसको रिजेक्ट कर देता है। और रिजेक्ट करने के बाद में तकरीबन अंतिम एक्ट में ऐसा कहा जाता है, जैसा सुनाया जाता है, डायरेक्टली पोर्ट्रे नहीं किया जाता है, कि कहीं न कहीं किसी जलधारा में गिरने से ऑफेलिया की मौत हो चुकी है। और ये बिल्कुल भी प्रोजेक्ट नहीं किया गया, वो सुसाइडल था या एक्सीडेंटल था। तो ऐसा कहा जाता है कि ओरिजिनली शेक्सपियर ने इसे सुसाइडल बनाया था, लेकिन कह सकते हैं जो कई एडिटर रहे हैं बाद के, जो कह सकते हैं कुछ तो इम्प्रैक्टिकल चीज़ें हैं या सोसाइटी के लिए ठीक नहीं है, तो फिर ऑफ शेक्सपियर की राइटिंग से ये जो कैरेक्टर ऑफेलिया, इसकी डेथ को सुसाइड ना बताते हुए एक्सीडेंटल पोर्ट्रे कर दिया है ना। कुछ इस प्रकार के कई एडिटर रहे हैं, उदाहरण के तौर पर थॉमस बाउडलर को ले लीजिए आप। ये एडिटर थे शेक्सपियर के बाद में, है ना। इन्हें शेक्सपियर के वर्क्स को एडिट किया, है ना। और एडिट इसलिए किया था, कई बार क्या होता है, जैसे शेक्सपियर के वर्क्स में कुछ ऐसे वर्ड्स थे जिनको बच्चों के सामने प्रोनाउंस नहीं करा जा सकता था। उदाहरण के तौर पे आपने हेमलेट पढ़ा होगा, नॉट हेमलेट सॉरी, मैकबेथ पढ़ा होगा। मैकबेथ में एक लाइन है, ओ क्रिम्सन हैंड्स, है ना। तो ये जो लाइन है ओ क्रिम्सन हैंड्स, इसको टर्न आउट किया है, इसको बदला गया है ना। और पहले ये लाइन क्या हुआ करती थी? पहले हुआ करती थी ओ डैम है। तो इस प्रकार से ये जो व्यक्ति है थॉमस बाउडलर, इसने शेक्सपियर के कई टेक्स्ट में परिवर्तन किए हैं, शब्द बदल दिए, कुल मिला के ऐसा कर दिया कि उसको सोसाइटी में इजीली पढ़ा जा सके। और इसी के द्वारा जो एडिट किया गया है, इसको इसके द्वारा जो आइडेंटिफिकेशन किया गया, उसको कई बार बाउडर बाउडलर के नाम से भी जाना जाता है, याद रखना। ठीक है, ये एडिटिंग है शेक्सपियर की। आगे चलिए। अब कॉन्फ्लिक्ट क्या है? मैनिपुलेटेड बाय पोलोनियस क्लॉडियस टू टेस्ट हैमलेट, ये मैंने आपको बता दिया। फेट क्या है? फेल इनटू मैडनेस आफ्टर फादर्स डेथ, ड्राउन्ड इन मिस्टीरियस सर्कमस्टेंसेस, ये सुसाइड या एक्सीडेंट मैंने कहा था ना, इसको बदल दिया है, डायरेक्टली पहले सुसाइड था। सिग्निफिकेंट क्या है? ये रिप्रेजेंट करती है कोलेटरल डैमेज ऑफ पॉलिटिकल एंड पर्सनल करप्शन, है ना। ये सिग्निफिकेंस इसका ये है। अब आगे बात करते हैं लाइटस की। कौन है लाइटस, क्या है? सुनिए सर। सन ऑफ पोलोनियस, ब्रदर ऑफ ऑफेलिया, हमें पता है, ठीक है। ट्रेट्स क्या है, कैसी व्यक्ति हैं ये? पैशनेट हैं, हॉट टेम्पर्ड हैं, इनको जैसे ही पता चलता है कि मेरे पिताजी को स्टेप्ड किया है हेमलेट ने, ये तुरंत उतावले हो जाते हैं बदला लेने के लिए। इम्पल्सिव हैं, वही एक ही बात, एक्सेलरेटेड। ये अपोजिट हैं हेमलेट के, जहाँ हेमलेट इनडिसिसिवनेस दिखा रहा है, वहीं ये व्यक्ति मैन ऑफ एक्शन है। इसको तुरंत एक्शन लेना है, तुरंत एग्जीक्यूट करना है, इसको इंतजार बिल्कुल भी नहीं करना। और ये जो इनडिसिसिवनेस है, ये ट्रेजिक फ्लॉ है हेमलेट का, है ना। ध्यान रखना, जो मैं बता रहा हूँ ये पूछे हुए क्वेश्चन है, पूछा था पेपर में कुछ दिन पहले। व्हाट वाज द ट्रेजिक फ्लॉ ऑफ हैमलेट? सो इन दैट केस यू सपोज टू आंसर इनडिसिसिवनेस, है ना। वो डिसीजन नहीं ले पाता, तभी तो कहता है टू बी और नॉट टू बी, है ना, ऐसे। अब कॉन्फ्लिक्ट क्या है लाइटस के लिए? सीक्स रिवेंज फॉर पोलोनियस एंड ऑफेलिया, ये बदला लेना चाहता है अपने पिताजी और अपनी बहन का।
एक्शन क्या है, कंस्पायर्स विद क्लॉडियस टू किल हेमलेट इन अ डुएल। क्लॉडियस के साथ मिलके ये मारना चाहता है हेमलेट को डुएल में विद अ पॉइजन स्वॉर्ड। मैंने कहा था ना शुरू में कि बाद में जब इनके लिए डुएल अरेंज किया जाता है, डुएल क्या होता है, डुएल कह सकते हैं, देखिए अपने यहाँ मैं नहीं समझता कभी ऐसा हुआ हुआ कि नहीं हुआ, डुएल एक काइंड ऑफ फाइट है जिसमें चैलेंज किया जाता है कि मैं आपसे 1 बाय 1 लड़ना चाहता हूँ, 1 ऑन 1, फिर जाके वो दोनों व्यक्ति लड़ेंगे, जो जीता वही सिकंदर, ऐसा कुछ है ना। तो इस प्रकार से डुअल अरेंज किया जाता है अंत में, लेकिन वो डुअल बिल्कुल भी फेयर नहीं था, क्योंकि लाइटस की तलवार पर जहर लगा दिया था किसने, पोलोनियस ने, नॉट पोलोनियस सॉरी, क्लॉडियस ने, है ना। क्लॉडियस ने जहर लगा दिया था और उसने सोचा यदि लाइटस की तलवार से बच भी गया हेमलेट, तो बाद में जो वाइन रखी हुई है उसमें भी जहर मिला दिया कि इसको पी के मर जाए। हालांकि वो वुंड हो जाता है तो उसी से मर जाता है। फेट क्या है, wounded by his own poisoned blood, तलवार से, है ना, forgives Hamlet before dying, है ना, मरने से पहले, जब ये मर रहा होता है, हेमलेट ही मर रहा होता है, दोनों मर रहे होते हैं, ठीक है, तो मरने से पहले क्या होता है, हेमलेट को ये बता देता है कि तुम्हारे अंकल क्लॉडियस ने कैसे चीट किया, कैसे पॉइजन लगाया, है ना, और ये बाद में उसे माफ भी कर देता है। अब बात की जाए होरेशियो की, ये मेजर कैरेक्टर है इसका, ठीक है, रोल क्या है, हेमलेट्स क्लोजेस्ट एंड मोस्ट लॉयल फ्रेंड, आपको याद रखना है, यही इकलौता आदमी है जो ड्रामा से बचता है, ये वो व्यक्ति है जो स्टोरी नरेटर है। जब हेमलेट मर जाता है, जब हेमलेट मर रहा होता है, तो हेमलेट होरेशियो से कहता है कि होरेशियो मेरी कहानी मेरे जाने के बाद सबको सुनो, है ना। होरेशियो इकलौता इंसान है जो उसमें बाद में बचता है, याद रखना है। इसके ट्रेड्स क्या क्या है, ये बहुत ही प्रैक्टिकल रीजनल इंसान है, काम है ना, लॉयल भी बहुत है, और ग्राउंडेड इन रीजन, है ना, रीजन के साथ चीजें करता है, ऐसा नहीं है कि आंख बंद करके कुछ भी कर दिया। तो इसका इंपॉर्टेंस क्या है, द ओनली मेन कैरेक्टर हु सर्वाइव्स, केवल यही मेन कैरेक्टर है जो बचता है, इंटरेस्टेड विद टेलिंग हेमलेट्स स्टोरी टू द वर्ल्ड, जो मैं बोल रहा हूँ हेमलेट की स्टोरी सबको बताना। सिंबल क्या है, रिप्रेजेंट करता है लॉयलिटी को, फ्रेंडशिप को, स्टेबिलिटी को इन करप्ट वर्ल्ड, है ना, कि करप्ट वर्ल्ड में भी कुछ लोग ऐसे होते हैं जो लॉयल हो सकते हैं, जो दोस्ती के काबिल हो सकते हैं, जो स्टेबल। अब दो कैरेक्टर आगे मैं आपको और बता देता हूं जो जरूरी है। रोजनक्रांस एंड गुल्डस्टर्न, ठीक है, ये फॉर्मर स्कूल फ्रेंड्स हैं हेमलेट के, ठीक है, इनको बुलाया गया है क्लॉडियस के द्वारा स्पाई करने के लिए हेमलेट के ऊपर, क्योंकि डायरेक्टली ये लोग रीजन जान नहीं पा रहे थे कि हेमलेट पागल क्यों हुआ है, उसी को जानने के लिए इन्होंने किंग क्लॉडियस ने रोजनक्रांस और गुल्डस्टर्न को बुलाया, ठीक है। अब इनके ट्रेड्स क्या क्या हैं आप वो देख लीजिए। ये वीक अपॉर्चुनिस्टिक है ना, और इजीली मैनिपुलेटेड है ना? कैसे मैनिपुलेट होते हैं बताऊंगा। ये इनका जो फेट है, ये सेंड टू इंग्लैंड विद लेटर्स ऑफरिंग हैमलेट्स डेथ, है ना, हैमलेट रीराइट्स द लेटर्स एंड लीडिंग टू देयर एक्सिक्यूशन इंस्टेंट। अब मेरी एक बात सुनिए, क्या होता है, किंग क्लॉडियस को जब लगता है कि हैमलेट हाथों से बाहर जा रहा है ना, और वो कंट्रोल नहीं कर पा रहा है, उसके पागलपन का भी कुछ नहीं कर पा रहा है, और उसकी वजह से हो सकता है विद्रोह हो जाए या उसकी माँ के ही दिमाग में कोई संशय पैदा होने लगे, तो उससे बचने के लिए ये इसको इंग्लैंड भेजता है ना, और इसके साथ में दो लोगों को कंपनी करता है, वो है रोजनक्रांस एंड गुल्डस्टर्न, ठीक है, और इन दोनों को लेटर थमा देता है इंग्लैंड के किंग के लिए कि जैसे ही हेमलेट वहां पहुंचता है तो इसको एग्जीक्यूट कर दिया जाए, इसको मार दिया जाए। होता क्या है, चलते शिप में ये लेटर्स को बदल देता है हेमलेट, और उसमें लिख देता है कि गोल्डस्टर्न और रोजनक्रांस को मार देना चाहिए। इस प्रकार से लेटर का एक्सचेंज हो जाता है, और शेक्सपियर ने जो दिखाया तो ये कि इन दोनों का सिर पता नहीं है क्या हुआ, लेकिन बिल्कुल इन दोनों के नाम के साथ दो शब्द और जोड़ दिए जाएं, रोजनक्रांस एंड गुल्डस्टर्न आर नॉट डेड,
तो इस नाम से एक मॉडर्न प्ले है ना, प्ले है, एक ड्रामा है, मॉडर्न ड्रामा, जिसका राइटर है टॉम स्टोपार्ड। जो जर्नी दिखाता है इन दोनों की कि कैसे रोजनक्रांस गुल्डस्टर्न मरे नहीं, है ना, वो चले गए वहां से, बच के निकल गए, है ना, ऐसा आगे की ये कहानी कहीं ना कहीं इमेजिन करके टॉम स्टोपार्ड ने इसको नरेट करने का प्रयास किया है ना। तो मैंने आपको ये रेफरेंस करके एक और इसमें वर्क बता दिया, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में जरूर आएगा, है ना। अब ये जो दोनों कैरेक्टर हैं ये क्या रिप्रेजेंट करते हैं, ये रिप्रेजेंट करते हैं बेट्रायल करते हैं ना, कि दोस्ती के रूप में कैसे लोग धोखा दे जाते हैं, ये उसको रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, चलिए, अब हम चल रहे हैं आगे। अब फोर्टिन ब्रास के बारे में आप जान लीजिए। इनका रोल क्या है, ये प्रिंस ऑफ नॉर्वे है ना, सीकिंग टू रिक्लेम लैंड्स लॉस्ट बाय हिज फादर टू डेनमार्क। क्या हुआ था, डेनमार्क की जो कुछ धरती है उस पे कुछ समय पहले तक नॉर्वे के किंग का अधिकार हुआ करता था, ठीक है, लेकिन एक वॉर में जो डेनमार्क के किंग थे उनसे नॉर्वे लैंड हार गया, है ना। तो उसके बाद में अपने पिताजी के द्वारा हारी गई जमीन को वापस प्राप्त करने के लिए नॉर्वे के प्रिंस फोर्टिनब्रास द्वारा इन्वेजन करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। ये ट्रेट है, और इनके ट्रेट ये मतलब जानकारी के विषय में, ये बहुत बोल्ड डिसीसिव व्यक्ति हैं, है ना, मैन ऑफ एक्शन है, इनको ये भी हेमलेट से कहीं ना कहीं कॉन्ट्रास्ट करते हैं ना। ऐसा नहीं है ये सोच नहीं रहे हैं, सीधा एक्सिक्यूट कर रहे हैं, और इनको देख के हेमलेट को भी कई ड्रामा में एक दो बार मतलब ऐसा शेमफुल फील होता है कि मैं कर क्या रहा हूँ। और वहीं फोर्टीन क्लास को देखिए मेरी एज के को, है ना। इम्पोर्टेंस क्या है, अराइव्स एट द एंड टू क्लेम द थ्रोन ऑफ डेनमार्क। क्या होता है, ड्रामा के अंत में जब सारे कैरेक्टर्स मर जाते हैं तो जो हेमलेट होता है वो होरेशियो से बोलता है कि फोर्टिन ब्रास को डेनमार्क की कमांड दे दी जाए, अब आज से वही नया किंग है, ऐसा। अब सिंबल क्या है फोर्टिन ब्रास का, ये रिप्रेजेंट करता है स्ट्रेंथ को, ऑर्डर को, एंड द फ्यूचर बियॉन्ड द ट्रेजेडी, है ना, कि ट्रेजेडी के बारे में जो भी फ्यूचर होगा डेनमार्क का वो सब फोर्टिन ब्रास के हाथ, ठीक है। अब कुछ मेजर कैरेक्टर्स भी हैं, इनके बारे में आप और सुन लीजिए। मार्सिलस बर्नार्डो फ्रांसिस्को, ये गार्ड हैं जिनकी ड्यूटी लगी हुई है एल्सिनोर कासल के बाहर, ठीक है। मार्सिलस बर्नार्डो ये दो वो व्यक्ति हैं जो सबसे पहले होस्ट हेमलेट को विटनेस करते हैं ना, ठीक है। याद रखना मार्सिलस बर्नार्डो इन दोनों के साथ ही प्ले खुलता है, याद रखना, भूलना मत, जरूरी क्वेश्चन है, पूछा है। ऑसरिक कौन है, ऑसरिक एक कोर्टियर है हु इनवाइट्स हेमलेट टू डुअल लाइटस। क्या होता है, जब डुअल के लिए हेमलेट को चैलेंज किया जाता है तो हेमलेट के पास बुलावा भेजा जाता है, इनविटेशन भेजा जाता है, और वो इनविटेशन लेके जाता है ऑस्ट्रिक, है ना, ये ऑस्ट्रिक, याद रखना, भूलना नहीं। ये जरूरी पॉइंट हो सकती है अगर एग्जाम वाला चाहेगा तो। अब रोनाल्डो कौन है, रोनाल्डो पोलोनियस का सर्वेंट है, वो उसको भेजता है अपने लड़के लाइटस के पीछे। सोचिए कितना एक्टिव कैरेक्टर होगा कि अपने लड़के को बाहर भेज रहा है फ्रांस पढ़ने के लिए, स्टडी के पर्पज से, और वहीं पीछे अपना एक स्पाई भी लगा दिया कि देखना ये क्या कर रहा है, पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा। देख सकते हैं किस प्रकार के पिताजी, बिल्कुल वैसे ही जैसे आपने कैरेक्टर एक्चुअली बेन जॉनसन का वो नोवेल के नाम से है ना, KNOWELL, इवन विलियम शेक्सपियर ने खुद ही इसको प्ले किया था स्टेज पे, है ना। जैसे वो अपने बच्चे पर कहीं ना कहीं सस्पेंस करने की कोशिश करता है, एवरी मैन इन एज ह्यूमर में, है ना, तो बिल्कुल उसी प्रकार से ये है, लेकिन ये बहुत सीरियस किस्म का इंसान है। अब इसमें ग्रेव डिगर्स और क्लाउन्स भी हैं, है ना, ये प्रोवाइड करते हैं कॉमिक रिलीफ। कॉमिक रिलीफ मतलब जब बहुत सीरियस टोन में ड्रामा चल रहा होता है तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा हंसी मजाक, उदाहरण के तौर पर जैसे वो कौवा बिरयानी विजय राज, है ना, रन मूवी में, इसी को कॉमिक रिलीफ बोला जाता है। हाईलाइट थीम्स ऑफ डेथ एंड डेके, ये कहीं ना कहीं प्रोजेक्ट करते हैं ग्रेव डिगर्स के कैसे
डेथ इनएविटेबल है ना, कैसे मरने के बाद में डिके हो जाता है। एक कैरेक्टर और है, वो और आप सुन लीजिए, वो है योरिक। ये कोर्ट जेस्टर था। जेस्टर का मतलब होता है जो सी ठिठोली करता है, क्या नाम, क्या बोलते हैं उसको, जोकर बोल लीजिए, है ना, जोकर, इस टाइप का कैरेक्टर है ना, हंसी मजाक करता है। और ये जो योरिक है, कभी इस योरिक ने प्रिंस हेमलेट को कह सकते हैं खिलाया था, है ना, और ये अब मर चुका है, इसी के स्कुल को ऐसे हाथ में लेकर वो बात करता है ना, ग्रेव डिगर सीन, जहाँ ग्रेव डिगिंग की जाती है ना वहीं। और इसी सीन से मेरे को याद आया, आपने कुछ दिन पहले शाहिद कपूर की, पंकज कपूर की, विशाल भारद्वाज के साथ एक मूवी देखी होगी, है ना, मैं याद नाम याद एक्चुअल कर नहीं पा रहा हूँ, क्या नाम, हैदर मूवी देखी होगी, हैदर। हैदर। ये कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस थी हेमलेट से, ठीक है, याद रखना। बता रहा हूँ, मूवी अडेप्टेशन में भी कई बार क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं। तो यहाँ तक हमने सारे कैरेक्टर्स के बारे में बात कर ली है, और अगली क्लास में हम इसकी समरी के बारे में बात करेंगे इन डिटेल, है ना। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बने रहिए मेरे साथ। मैं गौरव शर्मा आपको धन्यवाद प्रेषित करता हूँ। थैंक यू।